सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान में काम पूरा कर देगी, क्योंकि मुख्य रणनीतिक लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ जंग में उनके लक्ष्यों को हासिल करने में काफी प्रगति हुई है। इन लक्ष्यों में ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को, नौसेना को खत्म करना और उसके सहयोगी समूह को क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने से रोकना और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। व्हाइट हाउस के क्रॉस हॉल में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि पिछले एक महीने में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हुई कार्रवाई से ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता बहुत कम हो गई है और उसके हथियार फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना बुरी तरह तबाह हो गई है और उसके कई नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी लगातार कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभाव से भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया और गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए प्रामाणिक जानकारी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की एक विशेष बैठक में संघर्ष के मद्देनजर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आम लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों की उपलब्धता का आकलन किया गया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवालिया निशान उठ रहे हैं। मालदा के सुजापुर कालियाचक में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने 12 घंटे से ज्यादा समय तक नेशनल हाईवे को रोके रखा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सभी प्रकार के मीडिया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या प्रसार का कोई अन्य माध्यम शामिल है, इन सभी पर लागू रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। भवानीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस ने 10 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार का नाम भी शामिल है। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने अब तक कुल 293 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर असम जाएंगे। गृहमंत्री नौगांव जिले के कालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में आज दोपहर बाद 3 बजे मिस्सा हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। आज की सूचीबद्ध कार्रवाई के बाद संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाने की संभावना। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेजों को सदन पटल पर आज रखा जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज के दिन का मुख्य आकर्षण आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 रहेगा, जिस पर सदन में चर्चा और पारित कराने की प्रक्रिया की जाएगी। ये विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुका है। दूसरी ओर लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी और बाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। यह बिल बुधवार को राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है। भारत ने बुर्किना फासो को मानवीय सहायता के तौर पर 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। ये पहल विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है। ये कदम भारत की ग्लोबल साउथ देशों के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि इस सहायता का उद्देश्य कमजोर समुदायों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये कदम ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक भरोसेमंद विकास और मानवीय सहायता साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा कि सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए। मेरी कामना है कि पवन पुत्र हनुमान जी सभी को बल, बुद्धि और विद्या का भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे देश का सामर्थ्य और बढ़े। गृहमंत्री अमित शाह ने X पर लिखा कि श्री हनुमान जन्मोत्सव की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, पराक्रम, समर्पण और सेवा के प्रतीक भगवान बजरंगबली से प्रार्थना है कि वो सभी देशवासियों के संकटों को दूर कर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव 2 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। डेनिस मांतुरोव का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर धमाके से फैली सनसनी के बीच सुखजिंदर सिंह बब्बर नाम के व्यक्ति ने ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे सिख युवकों की हत्या का प्रतिशोध बताया है। एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर अब हवाई किरायों पर भी दिखने लगा है। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने आज से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें आज रात 12 बजे के बाद की सभी बुकिंग पर लागू हो जाएंगी। घरेलू उड़ानों में दूरी के आधार पर 275 से 950 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर यह बढ़ोतरी 900 से लेकर 10,000 रुपए प्रति सेक्टर तक हो सकती है। जनविश्वास संशोधन विधेयक 2026 देश के 80 केंद्रीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उनकी जगह सिविल पेनल्टी यानी कि आर्थिक जुर्माना लागू करना है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे बंगाल के मुसलमान अवैध प्रवासियों की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो नौकरियां नहीं मिल रही हैं जिन पर उनका हक है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 14 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। इनमें 4 महिलाएं और 4 नाबालिग भी शामिल हैं। आरपीएफ के मुताबिक इन लोगों के पास से आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनकी सत्यता की जांच की जा रही है। इस मामले में विस्तृत जांच शुरू हो गई है। दिल्ली में नशे और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 3,211 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 3वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये पहल छात्रों को बचपन से ही एआई आधारित भविष्य के लिए तैयार करने और उनमें तार्किक व समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने 1 अप्रैल को पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वो पूर्व में सेना स्टाफ के उप प्रमुख रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीएमपी कृष्णन ने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने 1 अप्रैल को दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग और डेटा गवर्नेंस में एक बार फिर लीडरशिप साबित कर दी है। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की देखरेख में चलने वाले सीसीटीएनएस प्रगति डैशबोर्ड पर उसने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। इस डैशबोर्ड पर डेटा की गुणवत्ता, समय पर अपडेट, मात्रा और सटीकता के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पुलिस थानों की कनेक्टिविटी, डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना, डेटा एंट्री, पुराना डेटा माइग्रेशन, स्टेट और नेशनल डेटा सेंटर में डेटा सिंक्रोनाइजेशन जैसी चीजें शामिल हैं। गुजरात के सूरत में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही 7 से 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार अप्रैल-मई 2026 के दौरान क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी श्रृंखला का आयोजन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि 19 राज्यों में अब तक 9 करोड़ 25 लाख किसान पहचान पत्र बना चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। मंत्रालय ने अपने पूंजीगत बजट का पूर्ण उपयोग कर लिया है। ये बजट राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए थी।
तेलंगाना के जगित्याल जिले में स्थित कोंडागट्टू आंजनेय स्वामी मंदिर में 3 दिवसीय भव्य यात्रा की शानदार शुरुआत हो गई है। 500 साल पुरानी इस परंपरा का समापन 3 अप्रैल को होगा। चिन्ना हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सरकार ने परिधान वस्त्र और तैयार माल के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों पर छूट ROSCTL योजना की इस वर्ष 30 सितंबर तक या फिर 16वें वित्त आयोग के तहत योजना की मंजूरी मिलने तक जो भी पहले होगा उसे बढ़ाने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में आज और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में कल तेज वर्षा की संभावना भी जताई गई है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और विदर्भ में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद से अब तक 52.37 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इन लोन के जरिए कुल 33.65 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। फैक्ट शीट के अनुसार कुल लोन में से करीब 70% महिला उद्यमियों को मिले हैं, जबकि लगभग 50% लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए गए हैं। NHAI ने 2025-26 में 5,300 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर 4,640 किलोमीटर के लक्ष्य को लगभग 15% से पार कर लिया। गुजरात सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांव तक पहुंच सुधारने और सड़क यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए 3,440 करोड़ रुपए के मरम्मत और गुणवत्ता सुधार कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले के तहत 33 जिलों में 2,342 परियोजनाओं पर काम होगा, जिसमें करीब 5,700 किलोमीटर सड़कों की रिजर्फेसिंग की जाएगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि खरीफ सीजन के लिए देश में बीजों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और निजी क्षेत्र की मजबूत सप्लाई चेन के चलते किसी भी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं, जिससे किसानों को समय पर बीज और उर्वरक मिल सके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सेज यूनिट्स को ऐसी राहत दी है जिससे अब वो कम ड्यूटी पर घरेलू बाजार में धमाकेदार एंट्री कर सकेंगी। ड्यूटी में सीधी कटौती के इस फैसले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार मिलने वाली है। ड्यूटी में बड़ी कटौती ने कंपनियों के लिए लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2026 में यूपीआई ने रिकॉर्ड 22.64 अरब लेन देन दर्ज किए, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है, जो सालाना आधार पर 24% की वृद्धि को दर्शाता है। लेन देन की कुल वैल्यू भी बढ़कर 29.53 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। डिजिटल पेमेंट में फोन पे सबसे आगे रहा, जबकि गूगल पे और पेटीएम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2026 में सालाना आधार पर 30% बढ़ने की उम्मीद। इसकी वजह मजबूत मांग और इस सेक्टर में निवेशकों की रुचि बने रहना है। डेटा सेंटर क्षमता ने नई पूंजी भी आकर्षित की और 2025 में 56.4 अरब डॉलर के निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल की, जिससे कुल निवेश प्रतिबद्धताएं 126 अरब डॉलर तक पहुंच गई।
सरकार ने एफटीए के कथित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के मकसद से सोना, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू कर दी हैं। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हैं। वहीं पहले से किए गए सौदों पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी और आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 में अपने नागरिक घोषणा पत्र के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर 99.9% आवेदनों का निपटान किया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के साथ साझेदारी का किया ऐलान। इसके तहत मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को टर्मिनल पर ही जरूरी चीजें कुछ मिनट्स में मिल जाएंगी। इस नई सुविधा के साथ यात्री अब ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से चार्जर, स्नैक्स, किताबें और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुएं ऑर्डर कर पाएंगे और उन्हें कुछ ही मिनटों में हवाई अड्डे के अंदर डिलीवरी प्राप्त हो जाएगी। भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की मार्च 2026 की कुल ऑटो बिक्री 99,969 वाहनों की रही, जो निर्यात सहित सालाना आधार पर 21% की वृद्धि को दर्शाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनुसार मार्च में घरेलू स्तर पर एसयूवी सेगमेंट में बिक्री 60,272 यूनिट रही, जो 25% की बढ़ोतरी है। वहीं निर्यात सहित कुल यूवी बिक्री 62,109 यूनिट तक पहुंच गई है। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मार्च का महीना काफी अच्छा रहा। इस दौरान कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। इसकी वजह नए लॉन्च और घरेलू बाजारों में मांग मजबूत होना है। किया इंडिया ने मार्च में रिकॉर्ड बिक्री की। इस दौरान ये सालाना आधार पर 14.5% बढ़कर 29,112 यूनिट्स हो गई। ये कंपनी द्वारा भारत में एंट्री के बाद किसी महीने की गई बिक्री का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2026 में सालाना आधार पर 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह घरेलू अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और आयात से जुड़े जीएसटी संग्रह में तेज वृद्धि होना है। भारत ने बुर्किना फासो को मानवीय सहायता के तौर पर 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। यह पहल विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है। पश्चिम एशिया तनाव के चलते नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार मार्च में विदेशी पर्यटकों की संख्या घटी। हालांकि भारत से बढ़े आगमन ने कुछ राहत दी। इंडोनेशिया के टर्नाटे द्वीप के पास उत्तरी मोलुक्का सागर में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और सुनामी की लहरें उठ खड़ी हुईं। भूकंप के दौरान मनाडो क्षेत्र में मलबा गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। वहीं अधिकारियों ने आसपास के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगभग 7 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए धन्यवाद किया और इसे सबसे कठिन समय में परखी गई मित्रता बताया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति सैनिकों की मौत को अस्वीकार्य बताया और पूरी जवाबदेही की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को लिखे पत्र में कहा कि ईरान को आम अमेरिकियों से कोई शत्रुता नहीं है और उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा पर आधारित है। ईरानी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन पर ईरान की छवि को विकृत करने का आरोप लगाया और ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की भी आलोचना की। बरुंडी की वाणिज्यिक राजधानी बुजुम्बुरा में सैन्य गोला बारूद डिपो में हुए विस्फोटों में 4 लोगों की मौत हो गई। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि धमाके शॉर्ट सर्किट के कारण हुए और कई घंटों तक जारी रहे, जिससे आसमान में धुएं के गुबार उड़ गए और भयभीत निवासी आश्रय लेने के लिए मजबूर हो गए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में संदिग्ध गिरोह से जुड़ी गोलीबारी के स्ट्रोलर में बैठी 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई। घटना के दौरान कई लोग और बच्चे मौजूद थे। न्यूयॉर्क पुलिस के अनुसार एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 10 दिन के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा कर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटेंगे। ये 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार है जब इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे बढ़कर चांद के करीब पहुंचेगा।
नेपाल ने घर वापसी के एक बड़े मानवीय अभियान के तहत कुवैत से 9 प्रवासी श्रमिकों के शवों को स्वदेश वापस लाया। इसके साथ ही वहां फंसे 318 नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे। सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। जिम्बाब्वे की टीम जनवरी 2027 में भारत का दौरा करेगी, जहां 3 मैचों की वनडे अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। ये मुकाबले कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल के छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे से होगा। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। आईपीएल के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। ये दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर लगातार 5वीं जीत रही। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ 19वें ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 70 रन की पारी खेलने वाले इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दिन भारत के विश्वनाथ सुरेश और सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली। इसी के साथ इन खिलाड़ियों ने अपनी अपनी वेट कैटेगरी में अगले राउंड में जगह पक्की की। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अगले राउंड में सुरेश का मुकाबला कजाकिस्तान के संझार ताशकेनबेक से होगा। वहीं सचिन का मुकाबला चीनी ताइपे के चैंग वेई ली से होगा। भारतीय फुटबॉल टीम ने हांगकांग पर 2-1 की जीत के बाद फीफा रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगा ली है। भारतीय टीम अब 141वें स्थान से 136वें स्थान पर पहुंच गई है। हांगकांग के खिलाफ मैच में रयान विलियम्स और आकाश मिश्रा ने पहले और दूसरे हाफ में गोल कर भारत को जीत दिलाई। ये खालिद जमील के मुख्य कोच बनने के बाद घरेलू मैदान पर भारत की पहली जीत रही। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ के कामकाज को चलाने के लिए 4 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया। ये फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया गया है। आईओए के 27 मार्च के आदेश के अनुसार तदर्थ समिति की अध्यक्षता यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। आईओए ने स्पष्ट कर दिया है कि समिति केवल नई कार्यकारिणी के कार्यभार संभालने तक ही बनी रहेगी, जिसके बाद ये भंग हो जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के वो सितारे जिनसे रोशन है हिंदुस्तान। ना कोई